तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी को समझने से पहले हम ये समझें कि सब्सिडी हम कहते कैसे हैं। तो सब्सिडी का अर्थ होता है आपके राज्य सहायता, स्टेट के द्वारा आपके अपने लोगों को या नागरिकों को क्या देना, सहायता देना। सब्सिडी का जो मोटिवेशन है वो आपके गवर्नमेंट को मिलता है डीपीएसपी आर्टिकल 41 से। आर्टिकल 41 बात क्या करता है, स्टेट एड, स्टेट असिस्टेंस, राज्य सहायता की। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य अपने नागरिकों को क्या देगा, सहायता देगा। तो आर्टिकल 41 से आपके प्रेरणा मिलती है भारत सरकार को किसकी, सब्सिडी की। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सब्सिडी यानी सहायता, और एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में दी जाने वाली सहायता, यानी स्टेट के द्वारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सहायता या असिस्टेंस जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर सब्सिडी। अब सामान्यतः जो आपके सब्सिडी होती है, ठीक, इस सब्सिडी को देने के आपके 3 तरीके आपके हो सकते हैं। 3 तरीके कैसे, एक तो हो सकता है लोगों को कम कीमत पर वस्तु और सेवा देना, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी सामान्य से कम कीमत पर दी जाती है, जैसे कि गैस सिलेंडर सब्सिडी सामान्य से कम कीमत पर वस्तु सेवाएं दी जाती हैं। दूसरा, लोगों के बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफर करना, जैसे मोदी सरकार ने कहा सभी किसानों को 500 रुपए महीने ट्रांसफर होंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तीसरा तरीका, लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ज्यादातर मूल्य पे खरीदना, लाइक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये 3 मेथड आपके सब्सिडी के हो सकते हैं। लोगों को कम कीमत पे वस्तु और सेवाएं देना, ठीक, लोगों के द्वारा जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उन्हें ज्यादा मूल्य पे खरीदना, ठीक है, यह हुआ तीसरा, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। इन 3 मेथड से हम सब्सिडी दे सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट, जैसे कि आपके एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, तो एमएसपी जो आपके होता है ये वाला, डीसीटी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक, लोगों को कम कीमत पे आपके सामान देना। इसमें अगर हम देखें तो लाइक आपके फर्टिलाइजर, ठीक, लाइक किसानों को दी जाने वाली बिजली, ये भी तो कम कीमत पे दी जाती है। ठीक, तो ये सब आपके क्या हो गया, कौन सा तरीका, कम कीमत पे वस्तु और सामान देना। गैस सिलेंडर, ठीक है, तो ये आपके 3 तरीके होते हैं आपके सब्सिडी। अब हम ये देखें कि एग्रीकल्चर सब्सिडी अगर सरकार दे रही है तो सरकार का इसके पीछे आपके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तो ये आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। दूसरा, आपके किसानों की इनकम को बढ़ाने का प्रयास करना, ठीक है। तीसरा, आपके फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए आपके फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। इसके बाद कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, कंज्यूमर मतलब हम सब लोग हो गए, प्रोड्यूसर यानी किसान, इनके बीच में आपके बैलेंस बनाए रखना। चौथा, आपके सेकंड ग्रीन रिवॉल्ट, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक, उसके लक्ष्यों को पूरा करना। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना, कम करना, क्योंकि सब्सिडी के द्वारा हमेशा आपके इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपके एक वर्ग का पैसा ट्रांसफर होगा किसके पास, एक दूसरे वर्ग के पास में। एग्रीकल्चर सब्सिडी के अगर हम देखें तो 2 प्रकार होते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी के, एक डायरेक्ट सब्सिडी और दूसरा इनडायरेक्ट सब्सिडी। जो डायरेक्ट सब्सिडी होती है ये होती है प्रोडक्ट स्पेसिफिक, यानी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है, ठीक है। और वहीं जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है ये नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ये पूरे कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपके ये दी जाती है। डायरेक्ट सब्सिडी का एग्जांपल है आपके एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सिर्फ 23 फसलों में, ठीक, बाकी सारी फसलों को दी जाता है क्या, इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी किस फॉर्म में, फर्टिलाइजर की कीमत कम करके, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत कम करके, एरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके आपके, ठीक है। तो अब यहां याद रखना कि जो आपके डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी, इन दोनों को मिला के डब्ल्यूटीओ की भाषा में बोलते हैं हम एएमए, यानी एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। ये एएमए वर्ड अभी हम आगे बताएंगे जब डिस्प्यूट आएगा आपके डब्ल्यूटीओ और सब्सिडीज के बीच में, ठीक है। तो अब यहां डब्ल्यूटीओ की भाषा में आपके क्या है, ये एएमए, यानी किसी देश के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितनी भी सब्सिडी एग्रीकल्चर को दी जा रही है उस पूरी सब्सिडी के कंसेप्ट को हम कहते हैं एएमए, यानी एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को दिया जाने वाला टोटल सपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना, अब यहां सब्सिडी में अब हम आपके आगे आते हैं यहां बॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज। बॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज से तात्पर्य क्या है कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ ने आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और किस सब्सिडी का आपके इंटरनेशनल मार्केट में आपके क्या प्रभाव पड़ता है, इसके आधार पर सब्सिडीज को कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ठीक। इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं सब्सिडी बॉक्स या बॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज। ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, व्हाइट बॉक्स,
ये आपके बॉक्स का मतलब क्या है, इसमें हर बॉक्स में किस प्रकार की सब्सिडी आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट समझना, बॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज की हम बात करें तो आपके किसी देश की सरकार के द्वारा दी जाने वाली एग्रीकल्चर सब्सिडी को आपके डब्ल्यूटीओ ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके आधार पर कुछ बॉक्स में डिवाइड किया है। पहला बॉक्स आपके जिसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो है या सरकार के द्वारा किए जाने वाले बे खर्च है कि सरकार इस खर्च को, ठीक है, कितना भी कर ले, इसका असर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे आपके या तो पड़ेगा ही नहीं या फिर बहुत माइनर पड़ेगा। तो डब्ल्यूटीओ कहता है ये सब्सिडी तो आप कितनी भी दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यह हुआ। तो जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो खर्च हो रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा ना ये, ठीक, रिसर्च है, रिसर्च डायरेक्ट किसानों को नहीं जा रही है। ठीक है, डिजीज और इंसेक्ट के प्रिवेंशन पे जो आपके खर्च होगा, ये भी एक तरीके से रिसर्च का ही तरीका हो गया। रिसर्च करने के बाद ही डिजीज कंट्रोल होगी या इंसेक्ट प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब्सिडी हो गई कौन सी, अंबर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। अब नेक्स्ट यहां समझना अगली सब्सिडी, तो अगली सब्सिडी आप समझना अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी आपके सरकार के द्वारा किया गया वह खर्च या सरकार के द्वारा दी गई वह सब्सिडी जो सीधे सीधे आपके किसी देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देती हो, यह होती है एएमएस या एएमए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी। ठीक है, डब्ल्यूटीओ आपके कहता है कि इस सब्सिडी को प्रत्येक देश को एक निश्चित मात्रा में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि डब्ल्यूटीओ ने कहा कि कोई भी देश जीडीपी के 10% तक आपके क्या अंबर बॉक्स सब्सिडी दे सकता है, मतलब उसकी 100 रुपए की जीडीपी है तो वो 10 रुपए ही मैक्सिमम एएमए में खर्च कर सकता है। अब यहां आपके दो कंडीशन होगी, हो सकता है कोई देश 5 रुपए खर्च कर रहा हो, तो ये हो गया आपके व्हाइट बॉक्स सब्सिडी, लिमिट तो उसकी 10% है लेकिन खर्च नहीं कर रहा वो 10। ठीक, अब मान लो कोई देश खर्च कर रहा है 12 रुपए, तो लिमिट थी 10, खर्च कर दिए 12, तो ये हो गया रेड बॉक्स सब्सिडी। ठीक, अंबर बॉक्स की लिमिट आपकी डिसाइड है। ठीक है, कि मान लो डब्ल्यूटीओ ने 10 रुपए की लिमिट डिसाइड कर दी, तो 10 से कम कोई देश खर्च कर रहा है तो व्हाइट बॉक्स, 10 से ज्यादा कर रहा है तो रेड बॉक्स, और 10 कर रहा है तो अंबर बॉक्स की लिमिट। ठीक है, तो ये होता है आपके सब्सिडी। तो नेक्स्ट याद रखना ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अब ब्लू बॉक्स सब्सिडी एक ऐसी सब्सिडी है आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा भी तो देती है, लेकिन सरकार ऐसी कंडीशन लगा देती है कि आपके सब्सिडी का प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। जैसे सरकार ने कहा कि जिन जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, अगर वो 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं तो सबको इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्री में मिलेगी। अब किसी बेचारे के, इससे सब मोटिवेट तो होंगे कि 1 हेक्टेयर में कितना करना है, 100 क्विंटल करना है, और किसी का 99 रह गया क्विंटल, फिर वो तो बाहर, और ज्यादातर ऐसे ही होंगे। ठीक, क्योंकि फिर तो इस लिमिट के अकॉर्डिंग आपके होगा क्या कि अगर 99% भी आपके रह गया या 99 क्विंटल भी आपके रह गया तो आप इस प्रभाव से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था का फायदा उठाती हैं आपके बैंक। बैंक कैसे उठाती हैं, इसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं हम। ठीक, बैंक में आपके क्या होता है कि जब भी आप कोई एफडी कराते हो ना, एक सिंपल देखना, एफडी में जैसे रेट होती है 1 डे टू 365 डेज, एफडी पे इंटरेस्ट रेट दिया इन्होंने 6%, ये हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद में 366 डे टू जो भी 770 डेज, इस पे इंटरेस्ट रेट दिया इन्होंने 6.5%। जब आप बैंक वाले के पास जाओगे ना, आपसे 365 दिन नहीं बोलेगा, देखो 1 साल की एफडी कराओगे तो 6% इंटरेस्ट रेट है। ठीक, आपके दिमाग में बात बिल्कुल सेट कर देगा। अगर वही 365 की दिन अगर कहीं आपने 366 दिन कर दी ना वो एफडी, 6.5 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, एक दिन में 0.5% ज्यादा। बताते नहीं है ना ये बैंक वाले, नियम तो यही है। ठीक, तो यहां सिर्फ एक दिन के प्रभाव से क्या हुआ, आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये काम की चीज है, सीख लो। आज तो पैसे नहीं है, कल जब पैसे आएंगे तो 365 दिन की मत कराना, 366 दिन की कराना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है उस पर। ठीक है, अब बॉक्सिफिकेशन के ऊपर अगर हम भारत की राय देखें तो भारत का सीधा सीधा सा कहना है, आपके जो बॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है ये विकसित देशों के द्वारा जबरदस्ती विकासशील देशों के ऊपर थोपी गई एक प्रक्रिया है। बॉक्सिफिकेशन सही नहीं है, क्योंकि बॉक्सिफिकेशन का आपके जो यूज, आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो यूज नहीं करते, वो इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे कि डेवलप्ड कंट्री जो सब्सिडी देते हैं उसे पटक देते हैं ग्रीन बॉक्स में। ठीक, और विकासशील देशों के ऊपर लगा दी जाती हैं तमाम प्रकार की लिमिट्स। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि रिसर्च, इंसेक्ट्स की रोकथाम पे खर्च,
डिजीजेज की रोकथाम पे खर्च, अगर इसके ऊपर बेशुमार पैसा खर्च किया गया, रिसर्च में आपने बना दिया आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो उत्पादन को खुद ही बढ़ा देगा, तो ये भी तो उत्पादन को बढ़ा ही रहा है ना कहीं। ठीक है, पौधों में बीमारियां आपने रोक दी, प्रोडक्शन वैसे भी बढ़ना है, इंसेक्ट्स को रोक दिया वैसे भी बढ़ना है, तो वो इस नाम पे करते हैं और इस नाम पे आपके ट्रायल के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं उन बीजों का किसानों में या फर्टिलाइजर्स का, और इस पूरे खर्च को किस पर डाल देते हैं, ग्रीन बॉक्स पे, तो खुद तो बच जाते हैं और विकासशील देशों के ऊपर आपके उसके बाहर को डाल देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अम्बर बॉक्स सब्सिडी की लिमिट को ज्यादा क्रॉस कर रहे हो। ठीक, क्यों? क्योंकि विकासशील देशों में रिसर्च पे खर्च होता नहीं है, इंसेक्ट की रोकथाम पे है नहीं, क्योंकि कोई नई तकनीक है ही नहीं, ये तो सब हम विकसित देशों से ही ले रहे हैं ना। ठीक है, तो विकसित देशों से जो हम ले रहे हैं वो हमारे यहाँ तो अम्बर बॉक्स में काउंट हो रहा है और उनके यहाँ ग्रीन बॉक्स में काउंट हो रहा है। ठीक, तो भारत कहता है कि प्रक्रिया ही गलत है, यानी कि इसमें करना क्या चाहिए कि सभी जितने भी बॉक्सिफिकेशन है सबको समाप्त करके एक जैसा कर देना चाहिए, चाहे वो ग्रीन बॉक्स हो, चाहे अम्बर बॉक्स हो, चाहे ब्लू बॉक्स हो, अगर लिमिट है तो हर देश के लिए सेम रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम तो एग्रीकल्चर सब्सिडी, भारत में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जा रही है उसके पीछे आपके विवाद क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। ठीक, अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी आपके ज्यादा दी जाती है सरकार के द्वारा तो इससे क्या है, सरकार का खर्च बढ़ेगा, सरकार का खर्च बढ़ेगा मतलब फिस्कल डेफिसिएट बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो पहला तो यही दुष्प्रभाव है कि फिस्कल डेफिसिएट बढ़ रहा है। ठीक, और भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिएट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिएट, और अगर इस फिस्कल डेफिसिएट को पूरा करने के लिए कहीं बाहर से कर्जा मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट प्रभावित होगा, यानी कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक, ये प्रॉब्लम एक हो सकती है। अब दूसरा देखते हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी की अगर हम आपके बात करें तो किसानों को एमएसपी के रूप में सब्सिडी देना, ठीक, या फर्टिलाइजर कम कीमत पे देना, बीज कम कीमत पे देना, दे तो दो, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी पे पैसा ज्यादा खर्च होगा तो एग्रीकल्चर इंफ्रा पे पैसा कम खर्च होगा, पैसा तो उतना ही है, कहीं तो घटेगा, और एग्रीकल्चर इंफ्रा पे पैसा कम हुआ मतलब डैम, एरीगेशन, कैनाल, ये चीजें प्रभावित होंगी, और अगर यही चीज पे पैसा खर्च नहीं हुआ तो कितनी भी सब्सिडी दे लो भविष्य में आपके कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो तात्कालिक तो आपने बढ़ा लिया लेकिन लंबे समय के लिए उचित नहीं है। तो नेक्स्ट समझना आपके एग्रीकल्चर सब्सिडी से जुड़े हुए अदर डिस्प्यूट आपके, ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स को पूरी तरह से क्या कर देती है, डिमोटिवेट आपके कर देती है, हतोत्साहित। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स के यूज करने पर सरकार कोई भी सहायता नहीं देती और न्यू मेथड्स यूज करने पर ही ये सहायता मिलती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें अगला पॉइंट आपके देखें, इंडिया में आपके जो एग्रीकल्चर सब्सिडी इसके कारण जल का दोहन भी बढ़ा है। ठीक, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत है, सामान्य से 3 गुना ज्यादा पानी चाहिए, यानी कि 1946-47 में भारत के अंदर आपके जो पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी 3000 से 4000 क्यूबिक मीटर थी, वर्तमान में ये अवेलेबिलिटी रह गई 1000 से 2000, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तीसरी चीज आपके जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है इसके कारण इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न प्रभावित हो गया। क्रॉपिंग पैटर्न प्रभावित कैसे हो गया, एमएसपी सिर्फ 23 फसलों पे मिलता है तो बाकी की फसल कोई उगाएगा ही क्यों, कम से कम उन 23 फसलों पे गारंटी तो है कि इतने में बिक जाएगा, बाकी की फसलों की बिकने की कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ ही दूसरा हम देखें, कई मोटे अनाजों जो आपके जिनका उत्पादन था जो भारत में पहले बहुत होता था आपके, वो प्रभावित हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि मोटे अनाज की एमएसपी कम है, उसके सापेक्ष गेहूं की एमएसपी ज्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो मोटे अनाजों के आपके अदर बेनिफिट्स ये गेहूं से ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है इनमें, फाइबर ज्यादा होता है, चूंकि सस्ते हैं तो गरीब वर्ग के लिए आसानी तक पहुंच है इसमें। ठीक, लेकिन फिर भी इसका उत्पादन क्या हुआ, कम हो गया। ठीक, और सिर्फ आपके यही नहीं, इसके बाद में नेक्स्ट अगला असर आपके इसमें और देखो तो ये पॉइंट भी आ गया, एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी भी प्रभावित होगी, फर्टिलाइजर्स का आपके यूज होगा तो। ठीक, सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट आपके होगा, सॉइल फर्टिलिटी कम होगी। ठीक, तो ये चैलेंजेस भी इसमें आ जाएंगे।